नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोकल चुनाव जल्द हो सकते हैं। जी हां, बात निकाय चुनाव की कर रहे हैं और इसी पर हम बात करेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सबसे पहले आप जान लीजिए। लेकिन तो हरियाणा में निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ये अपडेट है जो इस वक्त दे रहे हैं आपको। निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग को सहमति है। कभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात की घोषणा हो सकती है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी तैयार हैं, यह बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है कि निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग को सहमति है। संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए, और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका। आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अपडेट्स लेता हूं मैं सुशील से। सुशील, अपडेट्स दीजिए निकाय चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, सोमवार को प्रेस वार्ता भी बुलाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और माना जा रहा है कि उस दिन स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पूरे प्रदेश में 47 ऐसे हैं स्थानीय निकाय जहां पे उनके कार्यकाल पूरा हो चुके थे और वहां चुनाव लंबित था कोर्ट में मामला होने के बाद। हालांकि हाई कोर्ट ने जैसे ही हरी झंडी दी चुनाव को, मुख्यमंत्री ने उसी दिन एक बयान भी दिया था और उस दिन कहा था कि चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज दी गई है, वो जब चाहे तब चुनाव करा सकते हैं, आगे की प्रक्रिया जारी करे। और आज एक बार फिर जब प्रेस वार्ता हो रही थी मुख्यमंत्री की और जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार तैयार है और जितनी भी तैयारियां करनी थी वो तैयारियां हो चुकी हैं। अब चुनाव आयोग जब चाहे तब चुनाव करा सकता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं केशव कि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और सब एक दो और चीजें सामने आ रही थी कि क्या पंचायत चुनाव पहले होंगे या स्थानीय निकाय, लेकिन आज जो प्रेस वार्ता हुई है उससे साफ लग रहा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव ही पहले होंगे, और उसको लेकर सोमवार को देखना है कि इसकी डेट्स क्या कुछ आती हैं। निश्चित तौर पर वेद प्रकाश जी मैं आपके पास आता हूं, तैयारियां कैसी हैं पार्टी की इस बार? कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही थी
हरियाणा के पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव हो। ये तो भाजपा सरकार है जो जानबूझकर नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव टाल रही थी, क्योंकि इनको लगता है कि जब ये चुनाव होंगे इनकी हार होगी, इसलिए कानूनी पचड़े में फंसाकर इसको टाला जा रहा है। और जिसके के संदर्भ में हरियाणा की जनता ने भुगते। जो हमारा इस वर्ष का पंचायत का बजट था वो 2400 करोड़ रुपए लैप्स हो गया, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाया। अब पंचायत चुनाव पहले हो या नगर निकाय चुनाव पहले हो, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। नगर निकाय चुनाव जो मेयर के चुनाव होंगे, चेयरमैन के चुनाव होंगे, पार्षदों के चुनाव होंगे, कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ेगी। और जो पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव, ब्लॉक चुनाव, जिला परिषद चुनाव, वो हम बिना सिंबल लड़ेंगे। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि नगर निकाय चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी हम जीतेंगे। इस बीच इस सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया कि जो बीसी वर्ग था, ओबीसी की जो सीटें रिजर्व थी, चेयरमैन नगर निकाय की और इसकी मेयर नगर निगम की, उसमें अब की बार आरक्षण नहीं होगा। हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आया था, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो निर्णय आया उसी निर्णय को हाई कोर्ट ने हरियाणा के लिए स्वीकार कर लिया कि जनगणना नहीं हुई है। भाई 2011 की जनगणना नहीं हुई है, सिर्फ 21 की जनगणना नहीं हुई है, इसके लिए तो केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, आम जन तो जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा के अंदर पहले भी बीसी के लिए सीटें रिजर्व थी, चेयरमैन की और मेयर चुनाव की। बावल से एक रिट डाली गई थी, जो नगर पालिका बावल को बीसी में रखा गया था, उसके खिलाफ वो केस चल रहा था। उस केस में हरियाणा सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की, क्योंकि हरियाणा सरकार भी चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण भी ना मिले और नगर निकाय चुनाव भी लेट हो। तो सरकार अपने दोनों मकसदों में कामयाब हो गई और ओबीसी को उसके हकों से वंचित कर दिया गया। अब ये यानी आप कह रहे हैं ये जानबूझकर किया गया जो कुछ भी है? जी हाँ, षड्यंत्र, षड्यंत्र। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक मिनट बात कह के खत्म करूंगा। उसी के साथ जब ये हाई कोर्ट में रिट डाली गई थी तो रेवाड़ी का भी चुनाव हुआ था, नगर परिषद रेवाड़ी का, और नगर परिषद रेवाड़ी की सीट बीसी की थी, वो चुनाव हो गया चेयरमैन का, और उसी के साथ बावल की होना था, बावल का रुक गया था और रेवाड़ी का हो गया था, और उसको 1 साल हो गया, 1.5 साल। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार की नीयत में ही कहीं न कहीं खोट था और सरकार चुनाव टालना चाहती। मैं जवाब लेता हूं इस बात का। भाजपा नेता प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे पास, वेद प्रकाश जी। वो कह रहे हैं कि ये जो डिले किया गया, ये सब सोची समझी साजिश थी जो आप लोगों ने की। ये एक झूठ है, भ्रम है। अगर भाजपा पार्टी बैकवर्ड क्लास की हितैषी नहीं हो सकती तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी भारत में ओबीसी की हितैषी हो सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा आज तक का इतिहास है 1947 से, और आज तक सबसे ज्यादा ओबीसी के मंत्री 27 मंत्री मोदी सरकार में बनाए गए हैं। इसके अलावा हमने तो हर बार ओबीसी की पैरवी की है। ओबीसी समाज को ताकत देने के लिए हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाई है, संविधान के अंदर, संसद के अंदर प्रस्ताव पास कराया है, और जितनी ओबीसी की नीतियां भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न स्टेटों में चल रही हैं वो सब जग जाहिर है। और जनता ने, ओबीसी समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 में भी, 2019 में भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में खुलकर समर्थन दिया है। और जो ये अभी बीसी स्थानीय निकायों में जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है, इसकी अवहेलना ना मैं कर सकता हूँ ना विद्रोही जी कर सकते हैं। किसी में हिम्मत है तो करके दिखाए। नहीं, कोर्ट के खिलाफ बोलना भारतीय चौधरी साहब, कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं आप ही के सवाल में एक सवाल, आप ही के जवाब में एक सवाल और जोड़ देता हूं सर। जो मराठा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो उसके अगेंस्ट गए ना सर आप लोग। जब आप लोगों के पास जिलेवार जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं थे
तो किस आधार पर आप जिलेवार जो है इस तरह की व्यवस्था करने के लिए लागू कर रहे थे? भाई प्रदेश के आंकड़े थे आपके पास। देखिए, मराठा आरक्षण में पॉइंट दूसरा था। मराठा आरक्षण में महाराष्ट्र के अंदर मराठा जाति बैकवर्ड है ही नहीं। वो शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से महाराष्ट्र के अंदर सबसे ताकतवर जातियों में आती है। मैं मराठा जाति का खिलाफ नहीं कर रहा, पर वो शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चाहे नौकरियों में हिस्सेदारी हो, चाहे व्यवसाय में हिस्सेदारी हो, मराठा जाति एक मजबूत जाति है। वो वहां पे ओबीसी के क्राइटेरिया को टच ही नहीं करते। तो इसलिए सरकार को वहां पे उसमें न्यायालय में जाना पड़ा। नहीं, लेकिन वर्डिक्ट को देखिए ना आप भाई। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूं। नहीं, मैं सुनिए तो सही सर, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहां जा सकते हो आप बताओ? नहीं जा सकते। मैं आपकी इस बात को भी सच मान लेता हूं, लेकिन आप जरा ये तो बताइए, अगर मान लीजिए कोर्ट आपके फैसले को बोल देता कि ठीक है कराओ, तो आप किन सीटों को आरक्षित रखते बीसी के लिए? आपके पास आंकड़ा था इस बात का? देखिए, वो चुनाव आयोग का मैटर है, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग है और जो वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। नहीं, व्यवस्था के हिमायती तो आप थे ना सर, बीसी आरक्षण के हिमायती तो आप थे। अब ये पाला कैसे आप उसमें डाल रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग का फैसला? ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, वो स्वतंत्र अथॉरिटी है। वो जैसा भी निर्णय लेते हैं वो आरक्षण उसके हिसाब से होता है। अभी ये तो नगर निगम, गुड़गांव नगर निगम में भी बीसी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। अगर गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो इसमें वजीराबाद वाला वार्ड नंबर आप मेरे सवाल को बड़ी चतुराई से घुमा रहे हैं इधर उधर, लेकिन मेरे सवाल का मूल वहीं का वहीं है। भाई जिलेवार आंकड़े जब आपके पास नहीं है तो आपने व्यवस्था को लागू करने के बारे में सोचा कैसे? मेरा बस इतना सा सवाल है। देखो, ये तो चुनाव आयोग हमें जैसा निर्देश देगा, सरकार तो वैसे ही करेगी। निर्देश तो दे चुका ना कोर्ट। अब जब आंकड़े नहीं है तो आप आंकड़े जुटाइए पहले। कोर्ट का निर्णय आया है तो माननीय अभी सरकार उसमें राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद करेगी और जैसा भी उसमें सुझाव निकलेगा, मीटिंग में निकलेगी बात, उसको आगे वो तो करना ही पड़ेगा सर। अब कोर्ट के अगेंस्ट थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये ना कि शुरुआत क्यों की इसकी, इंटेंशन क्या था? उसी इंटेंशन की बात विद्रोही जी कर रहे हैं, वेद प्रकाश जी। नहीं, वो इंटेंशन उनकी बात अलग है। उनको तो बस आलोचना करने की करनी होती है। हमने तो बीसी ए के लिए भी अभी अलग से 8% आरक्षण हमने पंचायतों में भी दिया है। सरपंच के चुनाव में भी हमने जो है ना 8%। अच्छा, गठबंधन से जाएंगे, पार्टी सिंबल के साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे? कुछ नीति इस तरह की अभी तक? किसमें? चुनाव में, निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ सर। निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। हाँ ठीक है, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सबके साथ हैं। सबके साथ जो भी स्थानीय मुद्दे हैं वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग स्थानीय निकायों के अलग अलग मुद्दे हैं। गुड़गांव के मुद्दे, गुड़गांव के जो मुद्दे हैं वो नूह में नहीं हो सकते। जो नूह के मुद्दे हैं वो हिसार में नहीं हो सकते। जो हिसार के मुद्दे वो अम्बाला में नहीं हो सकते। स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। स्थानीय मुद्दों पर जाएगी। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव ऐसा मानिए कि छोटी पंचायत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुद्दे सब स्थानीय, इस पे राष्ट्रीय और या स्टेट लेवल के मुद्दे नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल। मैं वेद प्रकाश जी के पास आता हूं। मैं वेद प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि, और उनकी बात भी ठीक है, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, स्थानीय मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। अब आप किन मुद्दों को लेकर के इनका काउंटर करेंगे, जरा ये बताइए, फिर मैं सुशील के पास आऊंगा। मैं बात जो की थी उस पर 2 टिप्पणी करते हुए अपनी बात आपसे कहूंगा। जी भाई प्रदीप जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग की समर्थक है। भाई प्रदीप जी को मैं इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। 7 अगस्त 1990 को जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? वीपी सिंह सरकार को गिरा दिया। अगर ये इतने ही पिछड़े वर्ग के हितैषी होते तो वीपी सिंह की सरकार को नहीं गिराते। जहां तक मंत्रियों का सवाल है, पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की क्या स्थिति है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भाई प्रदीप जी भी जानते होंगे। सजावटी मंत्री है, अगर नाम थानेदार का है, फीस लगा लो, पर किसी धारा का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, भाई प्रदीप जी गुड़गांव की बात कर रहे थे ना, गुड़गांव के आपके एमपी हैं राव इंद्रजीत जी, और वो अहिरवाल के सबसे बड़े नेता है, पिछड़े वर्ग के भी है। उनकी आपकी पार्टी में क्या हैसियत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद मंचों नहीं, राव इंद्रजीत जी हमारे सम्मानित नेता हैं, सांसद हैं यहाँ से। कहने से क्या होता है? प्रदीप जी राव इंद्रजीत के कहने से कितने काम होते हैं वो खुद की जरूरत नहीं है। अब जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, प्रकाश जी, अब अगर मैं घर के अंदर की लड़ाइयों पर आ गया, अगर मैं घर के अंदर की लड़ाइयों पर बात करूंगा तो सर
अब जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। प्रदेश कांग्रेस इकाई की क्या स्थिति है? 4 दिन से मैं डिबेट इसी बात के ऊपर कर रहा हूँ। आगे बढ़िए, मुद्दों पर आइए, वेद प्रकाश जी मुद्दों पर आइए। ठीक है मुद्दों पर नहीं होती तो मैं चर्चा ही नहीं करता। कुठाराघात किया है। ठीक है प्रदीप जी, सुनते हैं, मैं आऊंगा वापस आपके पास। ठीक है प्रदीप जी, मौका दूंगा मैं आपको भी, मैं मौका दूंगा, दोबारा से आऊंगा आपके पास। वेद जी, भाई प्रदीप जी पिछड़े वर्ग की बात नहीं करते तो मैं उसकी चर्चा ही नहीं करता। अब आप मुद्दों पर आ जाइए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो जो संबंधित नगर निगम और नगर निकाय उसके विकास, उसके आधारभूत ढांचे, लोगों की जन समस्याओं से संबंधित होते हैं, बिजली के, पानी के, सड़क के, गली के, सफाई के। पर इसके साथ साथ जो नगर निकाय में रहने वाले लोग होते हैं वो महंगाई से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है, सरकार के भ्रष्टाचार से भी परेशान है, कुशासन से भी परेशान है, अफसरशाही से भी परेशान है। तो कांग्रेस इस चुनाव को केवल स्थानीय मुद्दों पर ही नहीं रखेगी। स्थानीय मुद्दे तो निश्चित रूप से उठाएगी, पर उसके साथ साथ जो रोजमर्रा के जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कुव्यवस्था का मुद्दा है, पिछड़े दलितों के साथ जो अन्याय का मुद्दा है, इन मुद्दों को भी इन स्थानीय चुनावों में हम उठाएंगे और जोर शोर से उठाएंगे। क्योंकि सरकार दावे तो बहुत करती है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कल या परसों ही, कि मैं भेदभाव नहीं करता, बजट बहुत है विकास कार्यों के लिए। पर मैंने आज ही सवाल पूछा है मुख्यमंत्री जी से, अगर मुख्यमंत्री जी आपके पास बहुत बजट है तो पिछले 8 सालों के अंदर अहिरवाल के जो विकास के प्रोजेक्ट हैं वो आज अधूरे क्यों पड़े हैं? उन पर काम क्यों नहीं हो रहा? मैंने एक प्रोजेक्ट गिनाया है, क्योंकि ये विषय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। तो वो मुद्दे भी उठेंगे, सफाई के मुद्दे उठेंगे। अब गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, सबसे बड़ा नगर निगम है, आप लोग जानते हो अच्छी तरह, आपका कार्यालय भी वहाँ है। थोड़ी सी वर्षा में गुड़गांव के अंदर पानी भर जाता है। बार बार कहा जाता है गुड़गांव को हम मिलेनियल सिटी बनाएंगे, पानी से मुक्त कर देंगे, तो नहीं हुआ। गुड़गांव की सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अब हरिद्वार में तो पानी की व्यवस्था ये है कि हर 15 दिन बाद। ठीक है मैं आ रहा हूँ सर, मैं प्रदीप जी आप ही के पास आऊंगा। ठीक है विद्रोही जी, मैं जवाब लेता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी बात पर। मैं सुशील के पास आ रहा हूँ पहले, लेकिन एक बार सुशील, जैसा कि हर चुनाव में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे जोर शोर से उठाती है, विद्रोही जी ने उठाए भी वो मुद्दे, लेकिन उन मुद्दों को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाती। विद्रोही जी की बात का जवाब देने आऊंगा सर, मैं आऊंगा निश्चित तौर पर केशव। और देखिए इस बात का जो नहीं, सुशील से मेरा सवाल है सर ये। अच्छा ठीक है भाई जी। देखिए केशव, इस बार जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, पिछले किसी और चुनाव से, स्थानीय निकाय के चुनाव से या पंचायत चुनाव या एमएलए के चुनाव से बहुत डिफरेंट है। और मुझे जो लग रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो विकास के रथ पर सवार होकर इस चुनाव में उतरना चाहती हो, चाहे वो केंद्र के मुद्दे हो या प्रदेश सरकार के मुद्दे हो, विकास के, डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उसको लेकर बीजेपी प्रत्येक जितने भी निकाय हैं, 47 निकाय का जिक्र किया जा रहा है स्थानीय निकाय का, उनमें उतरेगी। तो वहीं कांग्रेस इस बार जिस तरह से नाक की लड़ाई लड़ रही है और नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद, खेमेबाजी खत्म होने के बाद, चुनौती कांग्रेस के पास भी है कि क्या स्थानीय निकाय के चुनाव में बाजी मारती है। और देखिए, जब अब तक जो हम कवर करते आ रहे हैं कांग्रेस को, तो उसमें सीधे तौर पे 2 मुद्दे जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, एक तो करप्शन का मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा है और दूसरा महंगाई को लेकर कांग्रेस काफी हमलावर नजर आ रही है। और ये कल भी हमने देखा कि किस तरह से जब प्रभारियों की बैठक हुई थी और उसमें प्रदेश प्रभारी हरियाणा के जो है उनका बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि हम पदयात्रा से लेकर कई रैलियों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम है, दोनों तरफ से मुद्दे हैं, लेकिन चाहे बीजेपी की बात हो चाहे वो कांग्रेस की बात हो, दोनों के लिए नाक की लड़ाई स्थानीय चुनाव होगा, स्थानीय निकाय का चुनाव होगा। क्योंकि दोनों को साबित करना है, एक तरफ मुख्यमंत्री को 2.5 साल के कार्यकाल को, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, 2 बीजेपी और जेजेपी की, तो उसमें जितने भी मुद्दे उठे और 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, क्या वास्तव में जनता इस कार्यकाल से खुश है, इसका भी फैसला यह स्थानीय निकाय का चुनाव करेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो बदलाव प्रदेश कांग्रेस में हुए हैं और जिस तरह से हुड्डा को कमान मिला है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी ये
परीक्षा साबित होगा स्थानीय निकाय का चुनाव की क्या कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। क्योंकि निश्चित तौर पे कोई भी चुनाव हो, जैसे ही स्थानीय निकाय की बात केशव आती है तो स्थानीय निकाय के चुनाव की जीत जो है वो प्री एमएलए हम कहते हैं, और हम ये मानते हैं कि वो सरकार का फैसला करती है और सरकार के कार्यकलाप का फैसला करती है। तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है वो बेहद ही अहम है और दोनों पार्टियों की नाक की लड़ाई बनेगी। नाक की लड़ाई, ठीक है। प्रदीप जी दीजिए जवाब। देखिए मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड क्लास के हित के लिए और उनकी रक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में जितने भी बैकवर्ड क्लास के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे रैदास जी हैं, चाहे अंबेडकर जी हैं, जो भी दलित शोषित पिछड़ा वर्ग है, उसके महापुरुषों की जयंती मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों स्कीम निकाली है बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उनको जिन छात्रों के 60% से ज्यादा अंक आते हैं उनको +1 +2 के अंदर छात्रवृत्ति दी जा रही है, उनके लिए अलग हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, मेडिकल में नीट की तैयारी करना चाहता है, उनके लिए अलग से मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करवाई गई है। इसके अलावा जो विद्रोही जी कह रहे थे कि बारिश का पानी भर जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बादशाहपुर ड्रेन हमारी पहले वाली चालू हो गई है। गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर बादशाहपुर ड्रेन 2 का काम द्वारका एक्सप्रेसवे के समानांतर युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में आपको गुड़गांव में, गुरुग्राम के अंदर बारिश का पानी जो भर जाता है उससे निजात मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, सब पे काम हो रहा है। मैं स्वयं गुरुग्राम का भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हुआ हूं, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए कितना काम कर रही है। पिछली सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, ओबीसी का जो बैकलॉग भरा नहीं जाता था। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं अगर वो जर्नल में कन्वर्ट करके ये अगर वो जनता को ये बताएंगे कि आपकी सरकार के शासनकाल में पेट्रोल के दाम ऊपर पहुंच चुके हैं, सब्जियों के दाम ऊपर पहुंच चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम ऊपर पहुंच चुके हैं, तो आप कैसे काउंटर करेंगे? मेरा सवाल ये है। देखिए ये वैश्विक रुख है, ये जनता सब जानती है। आप न्यूज हमसे आने से पहले आप विभिन्न माध्यमों से, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे न्यूज चैनल के माध्यम से, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, जनता तक हमसे पहले न्यूज पहुंच जाती है। सब जनता को वैश्विक रुख का पता है, किस प्रकार देश आज एक बहुत बड़े युद्ध से गुजर रहा है, किस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियों से क्रूड के दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं, किस प्रकार महंगाई हो रही है, तो जनता सब जानती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा न्यायालय तो जनता जनार्दन का दरबार है। जनता दरबार में जाएंगे तो जनता फैसला करेगी, हम भी अपने मुद्दे लेके जाएंगे, कांग्रेस भी अपने मुद्दे लेके जाएगी, और ये तो जनता जनार्दन फैसला करेगी कि किसको वोट देना है, किसके हाथ में कमान देनी है। जो निर्णय जनता करेगी वो सर्वोपरि होगा। परंतु मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है सरकार है जिन्होंने बैकवर्ड के बैकलॉग को बैकवर्ड से ही भरा है। पहले क्या होता था कि बैकवर्ड की मान लो 100 नौकरियां निकली और उसमें भरी गई 80, तो 20 का बैकलॉग रुक जाता था। वो बैकलॉग रजिस्टर कांग्रेस क्या करती थी, इसको कन्वर्ट कर देती थी जर्नल के अंदर और उससे भरती थी। आज भारतीय जनता पार्टी बैकलॉग का जो बैकवर्ड का बैकलॉग है उसको बैकवर्ड सीट से ही भर रही है। ठीक है सर। और हरियाणा में तो और ज्यादा चल रहा है, हम अपने क्रीमी लेयर की मांग को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको भी आगे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं वेद जी के पास आता हूँ। वेद जी वो कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा अगर आप लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे अकेला हरियाणा या भारत के अंदर ही नहीं है भाई, पूरे विश्व जो है वही महंगाई के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और जनता हमारी बात को समझेगी। अब आप कैसे समझाएंगे जनता को? देखिए भाजपा का भी ये बहाना होता है, महंगाई है विश्व की वजह से, बेकारी है विश्व की वजह से, भ्रष्टाचार है कांग्रेस की वजह से, भाजपा की वजह से कुछ नहीं। 8 साल से इनका केंद्र में और हरियाणा में शासन है। जब कांग्रेस का शासन था तब क्रूड ऑयल 110 से 140 डॉलर प्रति बैरल था। आज कितना है? आज की स्थिति इनके राज में तो 40 तक आ गया था, पर आज भी 90 और 100 के बीच में है। 90 और 100 के बीच में है कि ये तेल, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए में दे रहे हैं। और जब हमारे यहाँ 140 डॉलर तक था तो हम पेट्रोल दे रहे थे 70 रुपए का और डीजल दे रहे थे 55 रुपए का। तब हमारे समय में महंगाई नहीं थी। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई है, 15.8% महंगाई हो चुकी है। और ये कह रहे हैं कि भाई विश्व की महंगाई है। अरे भैया सारी बातें मैं जवाब दूं सर इसका। जो बोल रहे हो मैं तो आपकी भी नहीं बोल रहा। एक बार सुन लेते हैं सर, फिर मैं फाइनल कमेंट ले लूंगा आपसे बहुत जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बोलिए सर। समय वेद जी नहीं पाएंगे, माफ करना मुझे। ठीक है वेद जी, समय कम है थोड़ा सा, तो जल्दी से अपनी बात रखिएगा। 20-20 सेकंड दोनों को दूंगा सर। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है ये आपके सामने है। नगर निगम फरीदाबाद में इंजीनियर ही 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर गया। जब एक इंजीनियर 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में कर गया, उस फरीदाबाद को ग्रांट कौन देता है? गुड़गांव नगर निगम।
और गुड़गांव नगर निगम में कितना भारी भ्रष्टाचार है इसको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं बड़ी जल्दी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं एक बार, बहुत जल्दी से, समय की कमी मेरे पास। प्रदीप जी जल्दी से, केवल 20 सेकंड में रखिएगा अपनी बात। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी से देश ने पिछले 3 सालों में जूझा है, जिस प्रकार से आर्थिक मंदी आई है, अगर कांग्रेस के टाइम में कोरोना महामारी आ जाती है तो दरबार छोड़ के इटली भाग जाते। ये तो छोटी छोटी बातों पे इटली भाग जाते हैं। इनके जो प्रियंका जी, राहुल जी हैं, वो इटली भाग जाते। ये तो मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, विश्व गुरु बना। हमने देश ठीक है, ठीक है सर, वैक्सीन लगाई, पूरे विश्व को हमने वैक्सीन ठीक है सर, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, तो देखिए सुशील जी, महंगाई दिख रही है आपको। ठीक है सर, सुशील जी फाइनल कमेंट जल्दी से। निश्चित तौर पर देखिए केशव, जो मुझे लग रहा है और जिस तरह से इस बार का माहौल बना है, स्थानीय निकाय का चुनाव इस बार स्थानीय मुद्दों से ज्यादा नेशनल इशूज और दोनों पार्टियों का इशू जरूर होगा। और करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। एक तरफ डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पर दूसरी तरफ खासकर हरियाणा में करप्शन और महंगाई और बेरोजगारी, इन 3 मुद्दों को कांग्रेस जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय भी हैं, राज्यव्यापी भी हैं और राष्ट्रव्यापी भी हैं। देखते हैं कैसे इनका काउंटर जो है अलग अलग पार्टियां ढूंढती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रदीप चौधरी जी और सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।